नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत, देख रहे हैं आप खिलाड़ी नंबर 1। आज गुरुवार का सत्र और भारतीय बाजारों में हमने देखा कमजोरी के साथ कारोबार की शुरुआत होती हुई, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर दरअसल बिगड़ी हुई है। आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, तो वॉलेटाइल रह सकता है ट्रेड। इस बीच आपके सामने निफ्टी का हाल 17,658 के लेवल्स पर इस समय हम कारोबार कर रहे हैं। तो जो डे लो था वो मैं आपको याद दिला दूँ, 17,485 का था। तो वहां से कम हमने करीब करीब 200 अंकों की रिकवरी तो दिखाई ही है। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक का हाल देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा नरम ही है। आज डे लो से यहाँ पर भी थोड़ी बहुत रिकवरी आई, 38 पॉइंट की ही बढ़त रह गई है इंडेक्स में। 39,667 डे हाई था, 39,570 के आसपास। तो डे हाई से करीब करीब आप कह सकते हैं हम 100 पॉइंट नीचे हैं, लेकिन डे लो से अच्छी खासी रिकवरी। और एक रिकवरी क्यों आई है? क्योंकि एसबीआई, एक्सिस, कोटक और इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स का साथ है। आज आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, इनमें कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। ओवरऑल मार्केट में आज टेक्नोलॉजी काउंटर्स कमजोर है, तेल एंड गैस कंपनियों में दबाव देखने को मिला है। ओएनजीसी, रिलायंस पिटे हैं यहाँ पर, क्योंकि कच्चे तेल में गिरावट आई है तो उसका एक इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है इन कंपनियों पर। और मेटल स्टॉक्स भी दरअसल दबाव में आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया, फैक्ट्री डेटा आया, उसमें भयानक गर्मी के चलते प्रोडक्शन कम है। साथ ही साथ वहाँ पर डिमांड कम हो सकती है। नॉर्मली हम देखते हैं कि चाइना की अगर डिमांड कम होती है तो बाकी मेटल काउंटर्स पर दबाव आता है। तेज क्या है? तो ऑटो कंपनियां, बिक्री के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। स्कॉट्स का अच्छा प्रदर्शन, बजाज ऑटो का अच्छा प्रदर्शन, तो वो पूरा पैक तेजी में। और आज चुनिंदा कंजम्पशन थीम वाले काउंटर्स, टाइटन, एशियन पेंट, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर लिख रहा थे हमारे जानकारों के रिटर्न्स अब तक के। 3 जानकार मैदान में हैं, अमित सेठ, प्रशांत सावंत और मेहुल कोठारी। तीनों पिछले 3 हफ्तों के विजेता रहे हैं। कांटे की टक्कर अमित और प्रशांत सावंत में इस समय चलती हुई। 13.74% के रिटर्न्स के साथ आगे चल रहे हैं प्रशांत सावंत। 13.13% का रिटर्न अमित सेठ ने अपने नाम कर लिए हैं। कुछ ट्रेड्स जो आउट परफॉर्मर्स थे, वैसे मेहुल कोठारी के 3-3.25% के रिटर्न्स हैं, लेकिन आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स में आप ध्यान दीजिएगा। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अमित के पोर्टफोलियो का स्टॉक था, प्रशांत ने प्राज इंडस्ट्रीज पर दाव खेला था, और साथ ही साथ मेहुल ने ओबरॉय रियल्टी पर भी एक बाय कॉल दिया। तीनों तेजी वाले ट्रेड्स थे। आज मोड जो है, क्योंकि कल के दिन बाजार बंद थे और ऑफ कोर्स 2 दिन अमेरिकी बाजारों में ट्रेड का एडजस्टमेंट सुबह सवेरे हुआ, उस सब को अब निपटा कर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अप्रोच कितनी बदलेगी उसकी बात करते हैं। अमित, शुरुआत आपसे। देखिए, ग्लोबल सेंटिमेंट जो है वो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि रेट हाइक्स जारी रहेंगे। दूसरी तरफ चाइना की डिमांड कम हो रही है, तो उसकी चिंता जरूर है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस समय? आज का पुल बैक क्या भरोसेमंद है या नहीं? हर्षिता मैम, हमने ट्यूसडे भी बात की थी कि काफी अच्छी बाजार में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और ट्यूसडे का डेटा देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैसिव उसमें पुट राइटिंग हुई थी एंड डेटा वाज वेरी पॉजिटिव। एफआईएस का फिगर में भी देखा जाए तो 4,000 करोड़ का लगभग का उनका बाय फिगर था। तो आज सुबेरे की एक्चुअली रणनीति यही थी कि बाय ऑन डिप, कहीं ना कहीं लगता था कि ये डिप बॉट हो जाएगी। तो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से जो मॉर्निंग मूव आना था वो एक बार आ गया है। बेरिश तो अभी मैं डेफिनेटली नहीं हूँ इंडेक्स में, लेकिन फ्रेश पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आई थिंक द आइडियल टाइम वाज टू बाय इन द मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए कि हाउ इट बिहेव्स, प्रीवियस हाइज क्रॉस करता है कि नहीं करता है। और हमें स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक अब मोर यहाँ पे रहना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स कैन आउट परफॉर्म। स्पेसिफिक स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म। देखते हैं वो कौन से सेक्टर्स चुनते हैं आगे। अमित, प्रशांत, आपकी अप्रोच? अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो परसों जाते वक्त मैंने कहा था कि हम शायद 17,780 के ऊपर जा सकते हैं। फिर भी जो इंडेक्स लॉन्ग्स हो आप बुक करके जाइए, क्योंकि 2 दिनों की छुट्टी है। और अब मुझे लग रहा है कि जो परसों हाई बना था उसके ऊपर जब हम निकलेंगे निफ्टी में, तभी मैं बाय करूंगा। अब जो एक गैप बना हुआ है आज की गैप डाउन की वजह से, जैसे कि अमित ने कहा सुबह बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, अब इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है। तो जब हम 10-15 मिनट परसों के हाई के ऊपर काम करेंगे तभी हमें बाय करना चाहिए। बट ओवरऑल अगर मैं इस महीने के लिए एक व्यू देखूं तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर जाएगा। और चांसेस है कि हम बैंक निफ्टी का जो हाई बना हुआ था करीबन 42,000 के आसपास, उसको हम छू सकते हैं। और निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है, तो बैंक निफ्टी की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा होगा। इसकी वजह बहुत साफ है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई
एक्सिस तीनों परफॉर्म कर रहे हैं और जो लगाड़ था कोटक बैंक वो भी पिकअप हो रहा है। तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली देखनी चाहिए। ओके, तो कोटक जैसे स्टॉक्स पर ध्यान रखेंगे, देखते हैं और कौन से बैंक्स चुनते हैं प्रशांत और अपने पोर्टफोलियो में पिक करते हैं। मेहुल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग अर्शिता जी। देखिए, मेरा कॉशियस स्टांस था मार्केट में और मैं वो व्यू बरकरार रखूंगा। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होते रहेंगे। अगर आज हम देखें सुबह से मार्केट में जो रिकवरी आई है वो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं। तो मोमेंटम वहां पर है। मैं इंडेक्स से नजर हटाकर मोमेंटम जहां पर है वहां पर शिफ्ट करना चाहूंगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो यस, 17,750 और 800 जो एक जोन है परसों का हाई, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी ने आज गैप डाउन जो हुआ था वो गैप फिल किया है। तो बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा बहुत कॉशियस रहूंगा। यहाँ पर इंट्राडे फिर से एक 200-300 पॉइंट की बिकवाली आ सकती है सेकंड हाफ में, अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसर्न है, मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है बैंक निफ्टी को लेकर। ऑल्दो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है बट गैप बैंक निफ्टी में फिल हो गया तो थोड़ा बहुत कंसर्न सेकंड हाफ में देखा जा सकता है। ओके, तो ये सेकंड हाफ पर नजरें रहेंगी। तो ऐसे में किन स्टॉक्स पर अब फोकस आएगा ये देख लेते हैं। पहले मेहुल का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मेहुल के पोर्टफोलियो में एक तो ओबरॉय रियल्टी था जिसमें 1015 पर ही इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया था पिछले सत्र में। आज सुबह में लक्ष्मी मशीन वर्क्स में प्रॉफिट बुक किया है। क्रिसल के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं और आईसीआईसीआई बैंक में जो सेल कॉल था उसे काट लिया है। मेहुल, नया क्या जोड़ेंगे? हर्षिता जी, मेरा आज एक लॉन्ग ट्रेड रहेगा और एक शॉर्ट रहेगा। तो जो लॉन्ग ट्रेड है वो मैं पहले शेयर कर देता हूँ। वो है जमुना ऑटो। एक 118.50 का रेट है। यहाँ पर काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और डबल बॉटम फॉर्मेशन भी देखने को मिला 113 पर। सो 113 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है जमुना ऑटो को। 118.50 का भाव है। मुझे लगता है कि 130 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में इसमें देखने को मिल सकते हैं। 113 के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल तेजी करे, 130 का टारगेट रहेगा। यह है फिलहाल बाय साइड का ट्रेड। जमुना ऑटो 2.25% ऊपर है। बिक्री के आंकड़े जुलाई के बाद दरअसल अगस्त में बहुत ही सॉलिड बिक्री के आंकड़े कंपनियों के आए हैं, तो उसका फायदा ऑटो एंसिलरी कंपनियों में भी बनता दिखाई देगा। इसीलिए जमुना ऑटो के साथ जा रहे हैं मेहुल। अमित का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर। तो एसबीआई और जेएसपीएल दो ट्रेड्स कैरी किए थे, लेकिन दोनों में आज सुबह में इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया है। 430 जेएसपीएल पर पोजीशन काट ली और एसबीआई 540 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अमित, नया क्या जोड़ रहे हैं? हर्षिता मैम, मेरा फर्स्ट स्टॉक रहेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। करंटली 352 पे ट्रेड कर रहा है। इस पे एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी नेकलाइन ब्रेकआउट इसमें पॉसिबल है। तो बाय की सलाह है। टारगेट्स मेरे रहेंगे इसके 375 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 340 रुपीज का। 340 का स्टॉप लॉस, 375 का टारगेट। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3.5% तक की बढ़त पर कारोबार करता हुआ ये एक तेजी वाला ट्रेड आया है। तो देखिए, दो तेजी के ट्रेड्स इस समय आपकी स्क्रीन पर आते हुए। अब प्रशांत का पोर्टफोलियो देखेंगे। प्रशांत ने प्राज इंडस्ट्रीज में फाइनली आज प्रॉफिट बुक किया 426 के लेवल्स पर और एमएनएम में भी मुनाफा बांध लिया है। एक 1304 के आसपास इनका टारगेट वैसे 1425 का था। अमित, प्रशांत बताइए नया ट्रेड। जी हर्षिता, फर्स्ट पिक जो मैं लेना चाहूंगा वो ऑटो सेक्टर से लेना चाहूंगा और जहां मैंने एक बार प्रॉफिट बुक किया है मैं उसी में री एंटर करूंगा, यानी एमएनएम में। अभी करीबन ये 1312 के आसपास चल रहे हैं। जो मेरा पोजिशनल टारगेट था उसीलिए मैं फिर से री एंटर करना चाहूंगा इस जोन पे। स्टॉप लॉस अब मैं रखूंगा 1290 1290 और टारगेट वही रखूंगा 1420 से लेके 1440 का। 1420 से 1440 के टारगेट के लिए ये री एंट्री हो रही है। एमएनएम में 0.26% के गेंस दिखा रहा है ये काउंटर आपके सामने स्क्रीन पर। तेजी वाला कैंडिडेट। चलिए वापस मेहुल के पास लौटते हैं। मेहुल, आपने शुरुआत जमुना ऑटो के साथ की, दूसरा ट्रेड? हर्षदा जी, दूसरा ट्रेड मेरा एक कॉन्ट्रा बैट है, वो है इंडसइंड बैंक। इसमें मेरी सेलिंग की सलाह रहेगी। हालांकि ये क्लियर कट ब्रेकआउट दिख रहा है इसमें, बट सेलिंग की सलाह दो रीजन है। एक रिजेक्शन जोन है इसका 1120 के पास, उसके वजह से, और दूसरा रीजन है यहाँ पर ट्रिपल नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है इनकेस बैंक निफ्टी में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई तो ये काउंटर में काफी प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो 1115 पर इसकी सेलिंग की सलाह रहेगी। 1160 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड टारगेट 1030 का देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है काउंटर 1000 के नीचे फिर से आने
आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो सेल की सलाह इंडसइंड बैंक में। ओके, सेल साइड की सलाह इंडसइंड बैंक में ये है 1030 का टारगेट और 1160 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ट्रेड में ½ % ऊपर है लेकिन अटक सकता है ऊपरी लेवल पर, इसीलिए मंदी का सौदा इस समय मे होल पिक कर रहे हैं। अमित, आप क्या जोड़ेंगे? हर्षिता मैम, सेकंड ट्रेड सेकंड हाफ में दूंगा, थोड़ा सा मार्केट देखने में। क्या डर है कि सेकंड हाफ में बाजार एक बार फिर घूम सकता है नीचे की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा हर्षिता मैम, बट आई लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे मोमेंटम हो। फिलहाल ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है मार्केट में कि वी आर गोइंग डाउन इंट्राडे। ओके, जस्ट चेकिंग, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स हल्का सा दबाव दिखा रहे हैं 88 पॉइंट्स नीचे। तो लेट्स सी कि होल्ड करते हैं या फिसलते हैं हम। प्रशांत, इस समय ट्रेड है? जी हर्षदा, मैं भी एक पोजीशन ओपन रखूंगा और थोड़ी देर बाद कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो देखेंगे। तो सेकंड हाफ में देखिए 2 ट्रेड्स आएंगे, लेकिन मेहुल ने 2 ट्रेड्स डाल दिए हैं, जमुना ऑटो और इंडसइंड बैंक। इस बीच निफ्टी बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में था, 38 पॉइंट ऊपर था जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की। अब 33 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स अकेला 58 अंकों की बढ़त के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में है। एक काम करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आज कुछ स्टॉक्स है जो तेजी में है, कुछ में मंदी बढ़ रही है। कुछ स्टॉक स्पॉट करेंगे और एक स्टॉक जिसकी खूब धुलाई हुई वो है बायोकॉन। इस पर भी बातचीत होगी, आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। आजादी का अमृत मंथन, इंडिया एट 75, आजादी के शानदार 75 साल। और आज हम देखेंगे भारतीय बैंकिंग का हाल। जी हाँ, इन 75 सालों में भारतीय बैंकिंग सिस्टम ने कितनी प्रगति की, कितनी तरक्की की, वो कहां से कहां पहुंचा, ये पूरी कहानी आंकड़ों के जरिए अगर याद करें सन 1947 को, यानी हमारी आज़ादी के साल को, तो वहां पर कितने बैंक्स हमारे पास थे, किस तरह का बैंकिंग सिस्टम उस समय चलता था, उससे हमें समझ आएगा। 1947 में 97 शेड्यूल बैंक्स भारत में मौजूद थे। उसी तरह नॉन शेड्यूल बैंक्स की संख्या पर नजर डालें तो वो थी 557। इसके अलावा देश में कई कोऑपरेटिव बैंक्स भी थे जिनकी संख्या आज़ादी के वक्त थी 395, यानी 395। यानी ये आज से 75 साल पहले हमारी बैंकिंग की तस्वीर है। आइए अब देखते हैं कि आज यानी सन 2022 में हमारा बैंकिंग सिस्टम कहां पहुंचा है, कितनी तरक्की की है इसने और ये कितना विशाल हो गया है। आज सरकारी बैंकों की संख्या है 12 और प्राइवेट बैंक है हमारे पास 22। याद रखना होगा कि इस बीच बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ, फिर एक बार प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ और ये नंबर हमारे सामने है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो वो है 11 और पेमेंट बैंक जो कि एक नया फिनोमेना है वो है 4। रीजनल रूरल बैंक्स की संख्या है 43 यानी 43 और विदेशी बैंकों की संख्या है 46। तो ये है अभी के बैंकिंग का हाल। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनकी संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है, 98,537 ये संख्या पहुंच गई है देश में कोऑपरेटिव बैंक्स की। लेकिन ये पूरी बैंकिंग प्रणाली इतने बैंकों के साथ आज पूरे देश में सभी नागरिकों को बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने की एक भरकस कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई, जिसका डर था वही हो रहा है। एक्सपायरी का भी दिन है तो निफ्टी बैंक अब ब्रेक के बाद लौटते ही 14-15 पॉइंट ऊपर आ गया। मिड कैप्स में थोड़ा सा स्ट्रेंथ जरूर देखने को मिला है, अब 60 पॉइंट ऊपर है ये इंडेक्स। लेकिन एक स्टॉक जिसकी काफी धुलाई हुई है आज, वो है बायोकॉन का ट्रेड। आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। काउंटर करीब 2-2.25% नीचे इस समय। आज सुबह में खुलने के साथ ही यहाँ पर दरअसल हमने देखा कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया था। 300 के नीचे भी फिसला काउंटर। दरअसल कंपनी के 2 प्लांट्स में, 2 इकाइयों में यूएस एफडीए ने जो जांच की थी उसको लेकर आपत्तियां सामने आई हैं।
तो 11 ऑब्जर्वेशंस दरअसल इशू किए गए थे इनकी बेंगलुरु वाली इकाई में। 2 साइट्स हैं, तो 2 साइट्स पर जो यहाँ पर इंस्पेक्शन हुआ वहाँ पर 11 आपत्तियाँ मिली। दूसरी इनकी मलेशिया की जो यूनिट थी वहाँ पर भी 6 आपत्तियाँ मिली हैं। अब डर यही है कि क्या ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हुई दिखाई देंगी या नहीं, उसी को लेकर मार्केट में थोड़ा सा पैनिक सुबह में था। लेकिन यूएसएफडीए की आपत्तियों पर बायोकॉन बायोलॉजिक्स के जो डेप्यूटी सीईओ है श्रीहंस तांबे, उन्होंने कहा है कि कंपनी 15 दिन के अंदर अपना जवाब यूएसएफडीए को देने वाली है और जो भी दिक्कतें हैं उनको सुधार भी लिया जा सकता है, तो इतनी चिंता करने की जरूरत है नहीं। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। There were 3 different products, 3 new products that we were looking to bring. We are looking to bring to the US market. And as a part of the process, it requires the agency to inspect us for the manufacturing site. And these are 3 different facilities that they've inspected, 3 different products they've inspected us for, over 7 different manufacturing facilities. Now, as next steps, it's a part of the process. They've cited these observations in a form 483. The number of the form is 483. And we will respond to these observations through a CAPA plan, Corrective and Preventive Action Plan, over 15 working days, which is the time frame that is provided by the agency. And we are confident of being able to respond to their observations in these timely manner. तो जल्द ही इन ऑब्जर्वेशंस का जवाब कंपनी देती हुई नजर आएगी। तो देखेंगे यहाँ पर क्या डिटेल निकल कर आता है और उनको कितनी जल्दी क्लीन चिट मिलती है। फिलहाल बायोकॉन करेक्शन जोन में इस पर प्रशांत आपकी सलाह क्या होगी? जी हर्षदा, अच्छा वो आपने सवाल लिया क्योंकि मैं जस्ट इस स्टॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और पहली बात बैड न्यूज आई है, दूसरी बात एक डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन बनने जा रहा है। हमेशा 2 वजह से हम इन्वेस्ट करते हैं, एक ब्रेकआउट की वजह से या कम रिस्क की वजह से। यहाँ पे रिस्क बहुत छोटी है, मेरे हिसाब से हम 290 या 292 292 290 स्टॉप लॉस से इसको खरीद सकते हैं इस लेवल पे और करीबन 10 पॉइंट की रिस्क हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक शायद 320 325 तक जा सकता है, तो करीबन 1:2 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो बिल्कुल इस लेवल पे बाय करना चाहिए। इग्नोर द न्यूज एंड सी व्हाट द प्राइस इज डूइंग। बिल्कुल इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। बाई साइड का ट्रेड आप दे रहे हैं, तो ये स्टॉक का जो सुबह में डर था उतना टूटा नहीं और उसी के मद्देनजर आप पोजीशन ले सकते हैं इस समय। ये है फिलहाल आपके लिए राय। अच्छा प्रशांत, आपने कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई किया है क्या? जी हर्षदा जी, मैंने 414 पे फिर से एक बार जो मेरे फर्स्ट डे का काफी अच्छा मूव था, मजगांव डॉक, अभी वो ब्रेकआउट सस्टेन करते हुए दिख रहा है और इसका मैंने पोजिशनल टारगेट भी दिया हुआ था। अच्छा, तो अब गेम के हिसाब से मैंने एग्जिट कर लिया था, बट फिर से मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो उस हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मैंने इसको बाय कर लिया है और अभी इसको मैं 490 के पोजिशनल टारगेट के लिए जो पहले दिया था उसी टारगेट के लिए होल्ड कर रहा हूँ। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड मजगांव डॉक रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 490 का टारगेट, 390 का स्टॉप लॉस। इससे पहले इन्होंने M&M इंट्रोड्यूस किया था एक बार फिर 1290 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन टारगेट वही 1420 1440 का। एक एक करके सबके रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। देखते हैं किस तरह की कमाई आज हमारे जानकारों के ट्रेड्स कर रहे हैं। याद रखिएगा, अमित ने एक जगह खाली रखी है, वो दोपहर में ट्रेड देंगे। तो फिलहाल सिर्फ JSW एनर्जी के साथ ये चल रहे हैं। 375 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 340 का। रिटर्न्स देखिए इस घंटे क्या स्थिति उभर कर आ रही है। 1.5% की कमाई JSW एनर्जी इनको करके दे रहा है, तो अच्छा मूव JSW एनर्जी में स्क्रीन पर देखने को दिखाया है। अब आते हैं मेहुल के ट्रेड पर। तो क्रिसिल को ये कैरी कर रहे, 3500 का टारगेट, 3200 का स्टॉप लॉस है। जमुना ऑटो तेजी की तरफ लिया, टारगेट 130 का, स्टॉप लॉस 113 का। इंडसइंड बैंक को शॉर्ट किया है, 1030 का टारगेट यहाँ पर और 1160 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं तीनों ही ट्रेड्स में? क्रिसिल 1% गवाता हुआ, जमुना ऑटो 1.5% तक की कमाई कर रहा है। इंडसइंड बैंक माइल्ड गेन्स दिखा रहा है 0.03% तक के। प्रशांत के पोर्टफोलियो में एक तो M&M है, 1420 का टारगेट इन्होंने दिया और 1290 का स्टॉप लॉस। और मजगांव डॉक का जो टारगेट है वो आया है 490 का और 390 का स्टॉप लॉस ये लेकर चल रहे हैं। तो ये फिलहाल 2 नए ट्रेड्स इन्होंने अभी दिए हैं प्रशांत सावंत की तरफ से। तेजी का M&M में और मजगांव डॉक का भी तेजी का ही ट्रेड लेकर आइएगा। अब रिटर्न्स कौन कहां पर है, किस तरह के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं हमारे जानकारों की तरफ से। तो तीनों का जो फिलहाल हाल है वो आपकी स्क्रीन पर, तीनों वैसे
पॉजिटिव टेरिटरी में। एक कैचअप करते हुए मेहुल कोठारी 5-5.5% के रिटर्न्स इनके हैं, लेकिन आगे बढ़ गए अमित सेठ 15% से ज़्यादा के रिटर्न्स के साथ, और 14.5% के रिटर्न्स यहाँ पर प्रशांत सावंत के हैं। ये है आपके लिए ताज़ा हाल। अच्छा, एक बार प्रशांत ने जो नए ट्रेड्स जोड़े उसको डायरेक्टर साहब कह रहे हैं एक बार देख सकते हैं हम फिर से। मजगांव डॉक 490 का टारगेट, स्टॉप लॉस 390 का, एमएनएम 1420 का टारगेट, 1290 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए इंडिविजुअली इन स्टॉक्स के तो 0.32% का रिटर्न एमएनएम, मजगांव डॉक 0.13% तक के रिटर्न्स दिखा रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर 15% के रिटर्न्स के साथ दरअसल अमित सेठ आगे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट आप तीनों को। अमित, दोपहर में आपके एक एडिशनल ट्रेड का इंतजार रहेगा, फिर ऑफ कोर्स एक अपडेट लेकर आएंगे 1 बजे में भी। लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।